नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। देवरिया के राजकीय ITI परिसर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा ने हाथों में 16 ब्लॉकों से आए 1591 दिव्यांगजनों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों के पहुंचे, जहां उन्हें ट्राई साइकिल और व्हीलचेयर, श्रावण यंत्र और वैसाखी समेत कई जरूरी उपकरण प्रदान किए गए। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन के आसान बनाना है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और इस कार्यक्रम समाज में सकारात्मक बदलाव के माध्यम से बन रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग में बराबरी का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अंतिम पंक्ति के में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई, जो इस पहल की सफलता को दर्शाती है। सुनिए क्या कहा मंत्री ने। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आज का ये कार्यक्रम देवरा बाबा की भूमि देवरिया में 1631 हमारे दिव्यांगजन भाई बहन और वरिष्ठ नागरिकगण इनको सहायक उपहार देने का काम हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी केवल कहते ही नहीं है, चरितार्थ करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका इस देश के विकास में सामूहिक प्रयास। तब ये करोड़ों की तादाद में हमारे दिव्यांगजन भाई बहन है, वरिष्ठ नागरिकगण हैं जिनको सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनका जीवन भी सहज और सरल बने, वो भी इस देश के विकास में अपना योगदान दें। इसलिए हम एल्मको के द्वारा निःशुल्क सहायक उपकरण देने का काम करते हैं। इसमें चाहे वो ट्राईसाइकिल हो, ट्राईसाइकिल हो, छड़ी हो, कानों की सुनने की मशीन हो या व्हीलचेयर हो, इस प्रकार के बहुत सारे आइटम। तो मुझे खुशी इस बात की है, देवरिया में आज हमने 2,17,00,000 रुपए की लागत सहायक उपकरण एल्मको के द्वारा तो 1631 लोगों के लिए देने का काम हुआ है, बड़ी संख्या में है। और हमारा एल्मको, हमारा विभाग इनको घर से लाने से लेकर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी लेता है और पूरी तरह से सुरक्षित पहुंचाएगा। मैं यहाँ की जिलाधिकारी जो हमारी दिव्या मित्तल जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में इन सब का परीक्षण करा के और ये सहायक देने में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, पूरे परिवार। मुझे लगता है कि ये भी उनके परिवार के हैं। तब वास्तव में आज जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें इन सब की भूमिका है और मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में हमारे लाभार्थी यहाँ पर आए हैं, उनके साथ मैं संवाद भी मैंने किया है और उनके लिए अपने हाथों से हमारे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, आप भी हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद है हमारे शशांक मणि जी, आप भी हैं, और भाजपा के हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और दूसरे हमारे सांसद सलेम, सभी उन्होंने साथ दिया है और सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से भाजपा के 46 साल पूरा होने पर मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भाजपा जनसंघ से लेकर के भाजपा के जिन नेताओं ने देश की एकता, अखंडता, समाज के अंतिम पावदान पर खड़े हुए लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता के जीवन में जिस तरीके से खुशहाली लाई है और आज हमारा देश आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, सुरक्षा के दृष्टि से मजबूत हुआ है, नक्सलवाद खत्म हुआ है, वहीं पर हर गरीब आदमी के जीवन के भीतर खुशहाली लाने का काम किया है। उसी में से आज यह
जो दिव्यांगजनों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम है वह भी हो रहा है कि ये भाजपा की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और नरेंद्र मोदी जी की, कि समाज के हर लोगों की चिंता करती है, उनके कठिनाइयों का समाधान निकालने की व्यवस्था करती है और सबको एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए अवसर देती है और उसमें सहयोग करती है। तो इसी क्रम में आज यहाँ पर एक विराट जो है दिव्यांगजनों के उपकरण का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिनसे उनको उपकरण दिए जाएंगे और उनके जीवन के भीतर जिन्हें चलने में सक्षम नहीं है वो मोटराइज साइकिल या जो मैनुअल रिक्शा या व्हील चेयर से जिनको चलने की आवश्यकता है उससे चल सकेंगे। कान से जो सुन नहीं पाते, मुंह से बोल नहीं पाते, उनके लिए उपकरण, बच्चों को पढ़ने के लिए उपकरण, उनको पेंशन के लिए उनकी व्यवस्था और साथ साथ में जो अभी तक नहीं बना पाए हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करा करके और रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे आगे आने वाले दिनों के जो आयोजन होंगे उसमें उनको हम सहयोग कर सके और उन यंत्रों से उपलब्ध करा सके। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निजी स्कूलों और प्रकाशकों के पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिला अधिकारी को सौंपे गए एक ज्ञापन में दावा किया गया है कि मिलकर छात्रों को महंगी किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आरोप है कि इन किताबों की कीमत बाजार में उपलब्ध अन्य किताबों की तुलना में कहीं ज़्यादा है और शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एनसीईआरटी की किताबें कम दाम पर आसानी से उपलब्ध है। इसके बावजूद निजी प्रकाशकों के जरिए अभिभावकों से मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और ज्ञापन में जिला प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है, ताकि अभिभावकों और छात्रों को राहत मिल सके। अब देखना होगा कि इस प्रशासन पर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और क्या वाकई इस मामले में सख्त कार्रवाई होती है। मैं शिव शक्ति अखाड़ा से जिला पालक इटावा जिला अनुराग जयकेश शिवा, और मेरा जो यहाँ मैं ज्ञापन देने आया अपने अखाड़े की तरफ से, हमारे साथ जिला सेनापति चंद्रमोहन सिंह जी भी हैं और हमारे अखाड़े की सारी टीम है। ज्ञापन मैं इस विषय में देने आया कि जो शिक्षा माफियाओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है। जितने भी यहाँ इटावा जिले में स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, एनसीईआरटी किताबें लागू करने का आदेश था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये अपने मनमानी किताबें चला रहे हैं और जितने भी किताब जो निदेशक हैं किताब चलाने वाले या शिक्षा माफिया जितने जुड़े हैं, 100 रुपए की किताब 1000 रुपए की बेच रहे हैं सीधा सीधा। भी हमारे कार्यकर्ता आज ही किताबों का जो कक्षा 5 की किताब थी नर्सरी और कक्षा 5 किताबों की जो कीमत है 8700 रुपए, 9000 रुपए। बताओ अब एक गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा स्कूलों में। तो इन शिक्षा माफियाओं की जो मनमानी चल रही है, तो मैंने डीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है कि इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो शिव शक्ति अखाड़ा अभिभावकों के संग आमरण अनशन पे बैठेगा, रोडों पे उतरेगा, जब तक इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी लिखा है उस पर और इटावा जिला भी लिखा है। तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहना है कि इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कारण है ये शिक्षा माफिया जितने भी हैं ये सब नेता हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं नेता क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि नेताओं के ही सारे स्कूल हैं, तो ये कार्रवाई होगी नहीं। तो हम लोग अगर कार्रवाई नहीं होगी तो शिव शक्ति अखाड़ा रोड पे उतरेगा और आमरण अनशन पे भी बैठेगा। मांग रखते हैं कि जितने भी कॉलेज चल रहे हैं शिक्षा माफियाओं के, इनके ऊपर कार्रवाई हो, कॉलेज सील किए जाएं। अगर किताबें जो सरकार द्वारा लागू की जाएं, किताबें जिनकी कीमत कम से कम कीमत हो, जो प्राइस उनका हो वही प्राइस पे किताबें दी जाए। 100 रुपए की किताब 1000 की बेची जा रही है। बताओ गरीब आदमी कैसे वो किताबें ले पाएगा। कई कॉलेज हैं, अभी एक सनशाइन करके कॉलेज है, नर्सरी से 8 तक है। वहाँ हमारे कार्यकर्ता आज सुबह ही किताबें लेने गए तो वहाँ पे 5300 रुपए की 12 किताबें पड़ी उनकी। कॉलेज वाले ही अपना प्रकाशन चला रहे हैं। हाँ, अपनी मनमानी ढंग से प्रिंट कर रहे हैं, 100 को 1000 बना रहे हैं, 0 बढ़ा के अपने ही मन से किताबें चला रहे हैं। कहाँ पर है ये सनशाइन कॉलेज? ये सनशाइन कुंज के आसपास पड़ता है, कुंज से छपेटी वाली रोड पे है। हाँ हाँ, तिवारी जी का है। ऐसे कई स्कूल चल रहे हैं इटावा में, केवल सनशाइन नहीं है, ऐसे कई शिक्षा माफिया काम कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिव्यांग छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मामला डॉक्टर शकुंतला यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।
जहां पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों ने मोहन रोड चौकी पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ पढ़ने वाली कुछ छात्राएं फर्जी तरीके से खुद को दिव्यांग बताकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रही है, जबकि वे वास्तव में स्वस्थ है। छात्रों ने इन लड़कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि ये छात्राएं जयपुर यानी पिंक सिटी की रहने वाली है। प्रदर्शन के दौरान मोहन रोड सर्विस रोड पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पारा पुलिस थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल यहां मामला अब जांच के दायरे में है और आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी। बोले हमारे पुलिस अधिकारी हैं या हमारे जा रहे हैं। हम सभी साथी हैं। ठीक है सर, अगर यही पे कुछ किया होता टिप्पणी तो पुलिस तुमने उठा लेती। FIR होगा तभी जाएंगे। फोटो खींच लो भाई, वीडियो नहीं है। देखिए कितना FIR होगा तभी जाएंगे। FIR नहीं होगा हम देखेंगे, कॉपी दीजिए तब जाएंगे। शासन का ये रवैया काम करो, नहीं तो बुला लो ना, हटवा दूंगा एकदम। जैसे ही वो आ जाएंगे मैं एकदम हटवा दूंगा। जैसे ही वो आ जाएंगे भैया, आपको पता है, आपको पता है। आज लखनऊ के बड़ा इमाम बड़ा में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ईरान में हालिया संघर्ष के दौरान मारे गए लोगों और बच्चों की याद में रखा गया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम शामिल हुए, जिन्हें अली खमेनेई का भारत में प्रतिनिधि माना जाता है। कार्यक्रम के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान ईरान में युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले लोगों और मासूम बच्चों की तस्वीरें लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और सभा में वक्ताओं ने शांति, मानवता और वैश्विक एकता की अपील की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष का समाप्त करने की मांग भी की। पुदुचेरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अरुल मिगु मनकुला विनायक मंदिर के पूजा अर्चना की और जेपी नड्डा ने कहा है कि मंदिर में आकर उन्हें नई स्फूर्ति, ऊर्जा और ताकत मिली। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा और विकास में योगदान देना हर नागरिक का कर्तव्य है। साथ ही नड्डा ने चुनावी संदर्भ में कहा है कि पुदुचेरी की जनता ने एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस ने कुशासन किया और समाज में बांटा और वोट बैंक की राजनीति की। इसके विपरीत पिछले 5 वर्षों में एनडीए की सरकार के कामों का जनता आश्वस्त है और इस बार भी एनडीए को समर्थन देगी।
आज मनकुल विनायक टेम्पल मंदिर में मुझे मनसुख भाई के साथ और अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ हमने विनायक भगवान से आशीर्वाद मांगा और हम सब लोगों को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नई ताकत मोदी जी के नेतृत्व में हम देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और देश को विकसित भारत बनाए, इस मनोकामना के साथ मैं इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आया और हम सबको नई स्फूर्ति मिली है। मैं यहाँ पर चुनाव के समय पर भी आया हूँ और स्पष्ट रूप में मैं चुनाव में देख रहा हूँ कि एनडीए की जीत निश्चित है। पुडुचेरी की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और एक तरफा एनडीए को शासन में लाने का कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी मात्रा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ पुडुचेरी की जनता एनडीए को आशीर्वाद देगी। यहाँ की जनता के मन में है कि कांग्रेस के कुशासन ने पिछले 20 साल कुछ भी नहीं किया, यहाँ का शोषण किया, समाज को बांटा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, तुष्टीकरण की राजनीति की और समाज को विभाजित करके वोट और वोट बैंक की तरह लेते रहे। पिछले 5 सालों में जो एनडीए की सरकार में काम हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में जो आशीर्वाद पुडुचेरी को मिला, जिसने यहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी में और हर दृष्टि से टूरिज्म के क्षेत्र में और स्पिरिचुअल टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, उससे पुडुचेरी की जनता को यह विश्वास भी आया है कि मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ श्रीमान रंगा स्वामी जी ने जो उसे धरती पर उतारा है, उसके प्रति जनता आश्वस्त है और जनता इस बार फिर से एनडीए को अपना समर्थन देकर के सरकार में लाने वाली है, ऐसा उसका मन बनाया है। मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में फिर से एनडीए की सरकार आएगी, इस उम्मीद नहीं, इस विश्वास के साथ मैं आज यहां आप सब लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। बैरकपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा में संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए अपेक्षित काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास की गति धीमी रही है और अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल के पीछे चला गया है। राजनाथ सिंह ने यहां भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकाल के बाद राज्य की हालत और बेहतर हुए हैं। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था और शासन को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है और आने वाले समय में और भी गरमा सकता है। ममता दी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया। 3 बार आप यहां की मुख्यमंत्री रही। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई है
तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। ममता जी ने नारा दिया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, ममता जी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर में कोई चाई, बांग्ला निजेर में कोई चाई। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, 3 बार बंगाल ने अपनी बेटी को चाहा, लेकिन बेटी ने बंगाल के बहनों भाइयों का बराबर छला है, धोखा दिया है मेरे बहनों। श्रीभूमि से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है। एक जनसभा में संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, तब से पार्टी और उसके नेताओं का सार्वजनिक जीवन का स्तर गिरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए जा रहे बयान देश और समाज को विभाजित करने वाले हैं। अमित शाह ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात और बसपा समर्थकों को अनपढ़ कहना निंदनीय है, और उन्होंने कहा है कि गुजरात में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दयानंद सरस्वती, जमशेदजी जी और टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व दिए हैं। और उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी ने एक नई सोच बना ली है कि जो उनका समर्थन करता है वही सच्चा है और बाकी सभी अनपढ़ है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस का चुनावी मैदान में आने वाली चुनौती भी दी और दावा किया कि जनता उन्हें जवाब देगी। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। सबसे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गुजरात और जो प्रांत भाजपा का समर्थन करते हैं वो अनपढ़। अरे कांग्रेसियों, शर्म आनी चाहिए। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विक्रम साराभाई, महान टाटा और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ कह रहे हैं। कांग्रेस ने नई व्याख्या बनाई है, जो उनकी समर्थन करेगा वो ही लिटरेट है, बाकी सारे अनपढ़। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। जमानतें फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुन मिलती भी भारत।